द फर्दर पार्ट। तो कल तक हमने एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के बारे में देखा था और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी में हमने ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी डिस्कस कर ली थी। अब एक्सटर्नल स्टेबिलिटी का सेकेंड पार्ट जो कि स्टैटिक स्टेबिलिटी है, हम इसको देखने वाले हैं। तो स्टैटिक स्टेबिलिटी आपने अभी तक जो भी देखा था, हम कैसे निकालते थे एक्सटर्नल स्टैटिक स्टेबिलिटी, जितने भी एक्सटर्नल रिएक्शंस होते थे माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यही देखते थे ना। और हमको स्टैटिक डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी के बारे में अभी टोटल आइडिया है। तो ये जो स्टैटिक स्टेबिलिटी है, ये स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी से ही हम इसको रिलेट कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखती हूँ। इफ जो आपकी ds डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, इसकी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपका स्ट्रक्चर की स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी आएगी, या 1 2 3 कुछ भी हो, उस केस में आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा स्टैटिकली स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। स्टेबल स्ट्रक्चर होगा कैसे? क्योंकि डिग्री, ये स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी तो 0 नहीं है, 0 से कम भी नहीं है, हाँ बड़ी है। बड़ी है तो आपको क्या होगा, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट होगा, डिटर्मिनेट होने के साथ साथ ये स्टेबल होगा। सेकेंड, अगर मैं बोलूँ इफ ds इज लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है तो आपका स्ट्रक्चर जो है स्टैटिकली अनस्टेबल होगा। ठीक है, अगर आपका स्ट्रक्चर में जो इसकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है पूरी सॉल्व करने के बाद निकल के आती है 0, दैट मीन्स अब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा एंड स्टेबल भी होगा। ठीक है, अभी तक सिर्फ एक केस आया है जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर अनस्टेबल आ रहा है। कौन सा? जबकि स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आपकी लेस देन 0 आ जाए। तो लास्ट कुछ क्लासेस में मैंने ऐसे कुछ केसेस डिस्कस किए हैं जिसमें स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी लेस देन 0 आई थी। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चर आपका अनस्टेबल हो गया, और किस तरह से हो गया ये भी बताया था। भी फर्दर एग्जाम्पल्स में भी हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे। तो नेक्स्ट केस अगर मैं बोलूँ, आपकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी सिर्फ ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मतलब 0 के बराबर ना हो, बड़ी है हमेशा 0 से, जिस भी केस में, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट होगा, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा इक्वेशंस है जिनको सॉल्व करने के लिए आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कम पड़ रही हैं। तो ये हो गया स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट एंड स्टेबल होगा। स्टेबल क्यों होगा? आपके पास एक्स्ट्रा नंबर्स है कि नहीं, एक्स्ट्रा नंबर्स हैं जो कि संभाल रहे हैं आपके स्ट्रक्चर को, कोई इश्यू नहीं है। अब अगर मैं नेक्स्ट केस देखूं, ds लेस देन 0, इस केस में क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेट तो होगा। क्यों? क्योंकि लेस देन 0 है, मतलब आपको रिक्वायरमेंट है कम इक्वेशंस की, बट आपके पास एक्स्ट्रा इक्वेशंस हैं सॉल्व करने के लिए। कम इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है तो ये डिटर्मिनेट है, आप आराम से निकाल लोगे, बट अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल, अनस्टेबल क्यों भाई? लेस इक्वेशन है, दैट मीन्स लेस मेंबर्स हैं आपके पास संभालने के लिए। अगर लेस मेंबर है तो आपका स्ट्रक्चर इजीली अनस्टेबल हो जाएगा। और ये जो लास्ट टाइप है, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं डिटर्मिनेट एंड अनस्टेबल, हम इनको बोलते हैं मैकेनिज्म। ये आप स्टील में देखोगे,
ये वर्ड। तो ये याद रखना कि जो डिटरमिनेट और अनस्टेबल हुए वो आपके मैकेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, अब इस टाइप का केस कैसे दिखेगा? फॉर एग्जाम्पल रिमूव कर देती हूँ पहले तो पूरा। देखो जैसे कि आपके पास ये बीम है, ठीक है, इसमें आपने यहाँ एक रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक रोलर लगा हुआ है। अब देखो, अगर आपको इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है, क्या करोगे आप? सिंपल RE-3 करोगे। इंटरनली तो स्टेबल है, इजीली दिख रहा है। एक्सटर्नली आपको, अब अगर मैं बोलूं कि क्या क्या रिएक्शंस आएंगी, एक तो ये आएगी और एक तो ये आएगी रोलर की वजह से, ठीक है ना। RY मान लो, RY मान लो। अब अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी? 2 - 3 है ना, तब का क्या आया? -1 आया। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी -1 आई। इसका मतलब क्या था आपको? कि आपको एटलीस्ट मतलब एक और रिएक्शन की नीड थी। वन मोर reaction was needed. Why? To make the structure stable, है ना। तो to make this structure stable, but यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक। तो एक और रिएक्शन मैं बोल रही हूँ कि वन मोर रिएक्शन इज नीडेड। तो अब ठीक है, लगा के देखते हैं। वन मोर रिएक्शन, आप बोल ही रहे हो इतना, तो देखते स्ट्रक्चर स्टेबल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, लगा दिया। एक रोलर मैंने यहाँ लगा दिया, एक पहले से यहाँ लगा हुआ था, एक और रोलर यहाँ लगा दिया। अब बताओ, अब क्या हुआ? यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन। अब अगर मैं DS निकालूं तो RE-3, RE क्या था आपका? 2। नो नो नो, RE है यहाँ पे 3, 1 2 3 -3 आ गया ना। DS इज इक्वल टू 0 आ गया। स्ट्रक्चर क्या हो गया? डिटर्मिनेट हो गया। बट क्या ये बताता है कि स्ट्रक्चर आपका स्टेबल है? बिल्कुल नहीं। अभी आपको एक लोड लग जाए इस तरह से, स्ट्रक्चर तो चलता जाएगा। अभी स्टेबल कहाँ है ये? तो ये किसी भी स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेसी आपको ये नहीं बताएगी कि वो स्ट्रक्चर जो है हमेशा ये नहीं बताएगी। बता सकती है, लेकिन इन एवरी केस इट इज नॉट पॉसिबल कि हाँ, अगर स्ट्रक्चर आपका डिटर्मिनेट निकल के आ रहा है तो वो स्टेबल भी हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विजुअली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर इस तरह से लग रहा है तो आप स्टेबल नहीं बोलोगे इसको। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ मैं? चलो, आप लोगों ने इतना बोला तो मैं देखती हूँ दोबारा कि मैं इसको क्या कर सकती हूँ। अब मैंने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से ले लिया। मैंने यहाँ हिंज लगा दिया, यहाँ रोलर लगा दिया। ठीक है, अब मैंने देखा क्या क्या रिएक्शंस आ रही हैं। मैंने देखा यहाँ पे तो एक वर्टिकल आ रही है, एक हॉरिजॉन्टल आ रही है, यहाँ पे एक वर्टिकल आ रही है। ठीक है, 3 रिएक्शंस हैं, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। योर स्ट्रक्चर here in this case ds is equal to 0 and as well as it is determinate along with table। ठीक है ना, दोनों पॉसिबल हो गए इस केस में। तो आप कहने का मतलब ये था कि आप सिर्फ और सिर्फ
इक्वेशंस के फॉर्म में ना देखो, आप थोड़ा स्ट्रक्चर को भी देख लो कि हाँ आपका स्ट्रक्चर स्टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो विजुअल प्लस इक्वेशंस दोनों का यूज करो, ठीक है। तो ये हुआ आपकी स्टैटिक स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल स्टैटिक स्टेबिलिटी। अब आपके पास क्या बचा, इंटरनल स्टेबिलिटी। अब अगर मैं निकालना चाहूँ, मेरे पास एक फाइनल है इंटरनल स्टेबिलिटी। देखो ये आपका इंटरनल स्टेबिलिटी क्या करता है, इट डील्स विद द स्टेबिलिटी विद इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सटर्नल पे आपके क्या लोड्स हैं, क्या रिएक्शंस हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इंटरनली आपका स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं है, each and every member is stable or not, that we will just see in internal stability। अब मतलब इंटरनली स्टेबल होगा या नहीं मेंबर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो मेंबर है वो इंटरनली उसमें कोई जॉइंट ना हो, जो कि मैंने रिलीज रिएक्शंस के लिए इंटरनल जॉइंट्स पढ़ाए थे ना, इंटरनल हिंज ना हो, इंटरनल पिन ना हो। तो अगर ये होता है, इंटरनल हिंजेस होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, आप लाइक ऑन एंड ऑल इसको बोल सकते हो कि हाँ आपका स्ट्रक्चर जो है इंटरनली अनस्टेबल है, बट इन नॉट ऑल केसेस। तो अगर मैं आपको बताऊं एक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ये कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगाया हिंज, मैंने यहाँ पे लगाया रोलर, और यहाँ पे लगाया एक, ठीक है। अब देखो, अब क्या कर रही हूँ मैंने बोला कि एक लोड भी लगा है। अब जैसे ही लोड लगा, अब स्ट्रक्चर का क्या होने वाला है, लोड है और यहाँ रोलर है। जैसे ही लोड लगा, स्ट्रक्चर की, इस मेंबर की टेंडेंसी है कि ये डाउनवर्ड मूव करे। अगर इसका डाउनवर्ड मूवमेंट रोकना था तो आपके पास क्या होना चाहिए था, आपको यहाँ हिंज सपोर्ट देना चाहिए था, बट आपके पास रोलर है डाउनवर्ड, तो रोलर की वजह से क्या आपका डाउनवर्ड मूवमेंट रुकेगा, नहीं। तो क्या होगा, रोलर इधर खींचेगा, ये डाउन आता जाएगा। तो उस केस में, और यहाँ पे भी हिंज है, तो आपका ये मेंबर कुछ इस तरह से ये यहाँ हुआ, और ये हिंज जो है कुछ यहाँ आपका ये रोलर आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर की जो फाइनल पोजीशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितने डिफॉर्मेशंस आएंगे, एक ये थीटा आएगा, एक ये थीटा आएगा, एक ये डेल एक्स आएगा, which will be same as here, और एक क्या आएगा आपके पास, डेल वाई। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है आपके अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इंटरनल हिंज लगा हुआ है, साथ में रोलर लगा दिया, रोलर लगा दिया है तो ये तो मूव करेगा ही, ठीक। एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, मान लो आपके पास ये एग्जांपल है। अब इस केस में हमने क्या किया कि दोनों साइड प्रॉपर हिंज लगा के रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक। बट आपने क्या किया, तीन इंटरनल हिंजेस लगा दिए, तीन इंटरनल हिंजेस लगा दिए। अब क्या होगा, अब क्या ये स्ट्रक्चर मूव करेगा, क्या ये स्टेबल है, ये नहीं है। ये स्ट्रक्चर जो है आपका स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। कैसे, जैसे ही लोड लगा, ठीक,
ये दोनों तो, ये हिंज तो मूव नहीं करेगा, ये हिंज भी मूव नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स्ड है, ठीक। लेकिन in this case this hinge will go down because it is not fixed here and here, okay। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हिंज आपका नीचे की साइड आ जाएगा। तो जब भी आपका थ्री हिंज का कोई भी कॉन्सेक्यूटिव थ्री हिंजेस लगे हों किसी भी स्ट्रक्चर में, तो एक मैकेनिज्म फॉर्म करता है। मैकेनिज्म मतलब अनस्टेबल स्ट्रक्चर, एंड स्ट्रक्चर जो है आपका ये इंटरनली अनस्टेबल हो जाता है। तो अगर मैं इसको लिखवाऊं तो आप ये लिख लेना कि इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थ्री consecutive hinges। What will happen? Mechanism will be formed. And structure will be internally unstable। ओके, तो ये तो हुआ आपका इंटरनल अनस्टेबिलिटी का केस। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, और क्लियर हो जाएगा आपको। कुछ इस तरह से आपका आपकी फ्रेम है, मैं आप फ्रेम की स्टेबिलिटी देख रही हूँ, इंटरनली स्टेबल है या नहीं। मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया हिंज और मैंने दूसरा सपोर्ट दे दिया, क्या, रोलर सपोर्ट। एक क्या किया, इंटरनल हिंज यहाँ लगा दिया। अब मैंने ये बोला आपका स्ट्रक्चर जो है इस पे एक्सटर्नल लोडिंग भी है, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ओके। अब इन दिस केस अब क्या होगा, डीएस निकाल के देखते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ रही है। देखो फ्रेम्स की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आप कैसे निकालते थे, थ्री जे माइनस एम, थ्री जे माइनस आर ई माइनस एम माइनस आर आर करते थे, है ना। तो जॉइंट्स कितने हैं आपके पास, एक दो तीन चार, चार जॉइंट्स हैं। तो 3 into 4 किया आपने, माइनस एक्सटर्नल रिएक्शंस कितने हैं, तीन, माइनस हमने नहीं बोला है कि स्ट्रक्चर्स इनएक्सटेंसिबल है तो 0, और कितने रिलीज रिएक्शन है, -1। तो आपकी स्टैटिक स्टेबिलिटी कितनी है इसकी, सॉरी मैं तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकलवाने लगी। ये देखो ना हम कैसे निकालते थे, डीएस डीएस ई प्लस डीएस आई करते थे। तो एक्सटर्नली क्या होगा, अगर मैं डीएस ई निकालूं तो क्या होगा, आर ई माइनस थ्री, कितना है ये, 2 - 3 3, 3 - 3 0, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी 0। इंटरनल क्या होगी, डीएसआई कितने निकालते थे आप, 3C माइनस आर आर निकालते थे। जॉइंट कोई क्लोज लूप है नहीं, 0 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन कितने हैं, वो रिलीज रिएक्शन 1, 2 - 1 1। तो आपके पास टोटल डीएस कितना आया इन दिस केस, 0 - 1, तो आपका डीएस आया -1।
अब अगर आपका DS-1 आ गया है, इसका मतलब क्या है? तो ये आपका स्ट्रक्चर DS जो है लेस देन 0 आ रहा है, ये तो पक्का ही आपका अनस्टेबल आएगा। तो ये आपका हो गया इंटरनली अनस्टेबल। अगर मैं विजुअलाइज करने की भी ट्राई करूँ तो क्या देख सकती हूँ? क्योंकि ये लोड्स लग रहे हैं इधर और इस डायरेक्शन में, तो आपका ये स्ट्रक्चर कुछ इधर की साइड मूव कर जाएगा। कैसे? देखो, ये लोड लगा, इस लोड की वजह से ये आपका कुछ इस तरह से मूव करेगा, है ना? और ये डाउनवर्ड लोडिंग है, इसकी वजह से ये मेंबर आपका कुछ इस तरह से मूव करेगा ना? कुछ यहाँ आया और बाकी आपका ये, और बिकॉज देयर इज हिंज, यहाँ हिंज है, आपका ये पूरा ये जो मेंबर है कुछ इस तरह से फ्लैट हो जाएगा, और क्योंकि ये रोलर है तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो? आपका ये जो स्ट्रक्चर था ये तो 90 डिग्री ही रहा, ये हिंज की वजह से इसका एंगल चेंज हो गया, और ये यहाँ पे यहाँ मूवमेंट अलाउड है तो इसकी वजह से ये इस तरह से हो गया। क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल था? बिल्कुल नहीं। जैसे लोड लगा आपका स्ट्रक्चर आगे मूव करके चला गया। तो किसी भी स्ट्रक्चर में चाहे वो बीम हो चाहे वो रोलर हो, आप एक कॉमन चीज देख रहे हो कि जब भी इंटरनल हिंज है और रोलर है तो आपका स्ट्रक्चर जो है स्टेबल नहीं हो रहा है। अब अगर मैं, ठीक है, मैंने सारी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर ली, मैंने एक चीज नहीं देखी, ट्रसेस के अंदर स्टेबिलिटी। तो ट्रस कब स्टेबल या अनस्टेबल हो रहा है तो वो भी देख लेते हैं। अनस्टेबिलिटी इन ट्रस। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ट्रस लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट वी हैव अ ट्रस। अब आपके इस केस में अगर ट्रस के डिटर्मिनेंसी याद हो, हम कैसे निकालते थे? यहाँ ds इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ ds इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेंबर है टू मेक इट अ ट्रायंगल, ठीक है? ये या तो ये एक्स्ट्रा मान लो या ये एक्स्ट्रा मान लो। अगर एक ही होता तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो जाते, यहाँ पे है ना? तो ये स्क्वायर नहीं रहता, हमने एक और लगा दिया, तो एक एक्स्ट्रा रिडंडेंट मेंबर वी हैव हियर। तो ये स्ट्रेस में एक एक्स्ट्रा मेंबर आ गया तो ds इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पे एक मेंबर की आपको क्या है? डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी है तो आप क्या करोगे? -1 लगाओगे तो आपकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी लेस देन 1 आ गई। अब ये मैंने बोला एक मेंबर की डेफिशिएंसी है। अब डेफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? अगर मैं, देखो, इस ट्रस को यहाँ से कट करूँ तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो कि शियर को टैकल कर ले। तो इस पैनल में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो शियर को अ, ले, और इससे ही आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? इंटरनली अनस्टेबल हो जाता है। अब आपको इसमें ये भी याद रखो कि देखो, स्क्वायर पैनल जो है हमेशा, अगर स्क्वायर पैनल है तो आपका स्क्वायर पैनल विल फेल इन शियर, ठीक है? हमेशा ये शियर में फेल हो जाएगा। तो इस केस के लिए आपको क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपका स्ट्रक्चर में ट्रायंगुलर पैनल होने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर ये कुछ इस तरह से होता तो आपका स्ट्रक्चर जो है स्टेबल हो जाता। इंस्टेबिलिटी के लिए आपको स्क्वायर पैनल्स ढूंढने हैं ट्रस में। ओके, तो ये हुआ आपका टोटल स्टेबिलिटी।
और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, जिसमें कि आप स्टैटिक इंडिटरमिनेसी देखते हो, आप काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी देखते हो और आप स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स देखते हो। तो आई होप आज के लेक्चर्स के बाद आपको आपको जितने भी इंडिटरमिनेसी से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाए, चाहे वो गेट के हो, चाहे वो ईएससी के हो, या चाहे वो एसएससी में भी आए हो, स्टेट लेवल जितने भी एग्जाम्स हैं। तो ये जो लेक्चर है आपका यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, वो मैं स्टार्ट करूंगी। जो भी आपके इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सॉल्व करने के क्या क्या वेज हैं। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करने के जितने भी वेज थे, आपने सॉल्व में पढ़े हैं। सॉइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आपका सब्जेक्ट था, आपने उस सब्जेक्ट में आपने जितने भी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स थे उसको सॉल्व करने का तरीका पढ़ा था। और जितने भी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या वो सारे मेथड जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो यही बंद करते हैं अभी। थैंक यू एवरीवन।